जो पाकिस्तान भारत के अंदर तमाम आतंकवादी घटनाओं को स्पॉन्सर कर रहा था, जो पाकिस्तान जिसमें दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले की जड़ें थीं, यानी 9/11, वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर बना हुआ है और हर गुजरते लम्हे के साथ मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया में अपना मुकाम बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत क्या कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश पहुंचे हैं और एनआरआईज मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। देखा जाए। क्या इससे भारत का मुकाम बढ़ता है? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर नृत्य देख रहे हैं, यानी कि विदेशों में जाकर भी भारतीय नृत्य देखना। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विदेशी यात्रा पर गए थे, तब भी क्या हुआ था? जब वो इटली गए थे, आपको याद होगा, उस वक्त भी तमाम एनआरआईज जो हैं वो लोग बंगाल में जो भाजपा को जीत मिली थी उसका जिक्र कर रहे थे, उसके लेके प्रोपेगेंडा हो रहा था। सबसे बड़ी बात, अगर आपको दुनिया में अपना मुकाम बनाना है तो आपको एक वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर काम करना पड़ेगा, एक ऐसे शख्स के तौर पर काम करना पड़ेगा जिसकी जरूरत दुनिया को है। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी यहां भारत के अंदर तो विपक्ष को तोड़ रही है, लोकतंत्र को तार तार कर रही है। न्यूज क्लिक वाले मामले में जिस तरह से अदालत ने न्यूज क्लिक को बरी किया है, वो एक करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी जो मीडिया के साथ कर रही है उसको लेकर। यानी कि आप भारत के अंदर ये सब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दुनिया में भारत का मुकाम या भारत की स्थिति को कैसे पेश करना है इस सरकार को अंदाजा ही नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश, मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था 9/11, उसामा बिन लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में। पूरी साजिश कहां रची गई? पाकिस्तान के अंदर। गिरफ्तारियां कहां हुई? पाकिस्तान के अंदर। यह सब हो रहा था। बावजूद इसके आज पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की आंखों के तारा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि भारत को ट्रंप की आंखों का तारा बनने की जरूरत है, मुद्दा यह नहीं है। मगर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका आत्मसम्मान है। या तो आप पाकिस्तान की तरह एक साइकोफैंट, एक चाटुकार बन जाइए, या फिर अपनी रीढ़ को मजबूत रखिए। जब ट्रंप मेरे देश का अपमान करते हैं, जब वो भारत को हेल होल यानी नर्क का कुआं बताते हैं, तो आपको खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए। मगर नहीं, जब अमेरिका हमारे 3 नागरिकों को मार देता है एक मिसाइल हमले में, तो हमें पुरजोर तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। मगर नहीं, हम तब भी खामोश रहते हैं। ऐसे में दुनिया में भारत का मुकाम कैसे बढ़ेगा, मुझे बताइए ना। मगर दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में यह जो डील हुई है, जिस पर दस्तखत जुमे को यानी कि शुक्रवार को होने वाला है, उसने ईरान का मुकाम बहुत ऊंचा कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर एस्टैब्लिश किया है या हर गुजरते लम्हात के साथ कर रहा है। वह इस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली, सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है। अपनी मिसाइल ताकत की वजह से नहीं, अपने ड्रोन की ताकत की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अमेरिका और इसराइल का जवाब दिया, हां वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, मगर ईरान को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आता है। उसने यह साबित किया है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हर जहाज पर हमला नहीं किया, और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने ही मित्र देश यानी भारत के जहाजों पर 3 बार हमला कर दिया। 3 बार हमला। ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। ईरान की ताकत, ईरान की कामयाबी यह है कि उसे ताकत का इस्तेमाल करना आता है। उसे पता है कि मुझे कहां हमला करना है और कहां नहीं करना। अगर वो चाहता तो मिडिल ईस्ट में सिविलियन बेसिस पर हमले कर सकता था। अगर वो चाहता तो इसराइल के अंदर भी सिविलियन ठिकानों पर हमला कर सकता था, मगर नहीं, वो सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा था, क्योंकि वो सही मायने में अमेरिका और इसराइल को मिलिटरीली नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसीलिए इस जंग में डिप्लोमैटिकली और कुछ हद तक मिलिटरीली यानी सैनिक तौर पर ईरान को बढ़त मिली, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वो जीत गया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से भारत ने एक गोल्डन मौका गवा दिया है, हम बात करना चाहेंगे ईरान की। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा, मगर वहां से गुजरने वाला हर जहाज उसके जहन में ईरान होगा, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अब यहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो ईरान की मर्जी के मुताबिक गुजरेगा, बावजूद इसके कि अमेरिका ने बल प्रयोग किया। मगर इस सब के बावजूद अमेरिका का खौफ दुनिया में नहीं है। इस वक्त यूरोप हर गुजरते लम्हे के साथ चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चीन को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका पर काबिज है यह शख्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें विदेश नीति और स्ट्रैटेजी यानी सामरिक सोच का कोई अंदाजा नहीं है। यह व्यक्ति अपने आप में एक शाप है। ही इज अ कर्स फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट। मगर यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहेगा, और जितने दिनों तक यह शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहेगा, उतने वक्त तक यह व्यक्ति अमेरिका का नुकसान करता रहेगा। किसने कल्पना की थी, किसने इमेजिन किया था कि स्पेन
अमेरिका को लाल आंख दिखाएगा, कि इटली अमेरिका को लाल आंख दिखाएगा, कि ब्रिटेन यह कहेगा कि हम अमेरिका की नहीं सुनने वाले हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। किसने कल्पना की थी कि अमेरिका यह तक कहने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूंगा, यानी नेटो को छोड़ दूंगा? किसी ने कल्पना नहीं की थी। मगर ईरान ने इस पूरे खेल को जिस खूबसूरती के साथ खेला, कहीं ना कहीं दरार बन गई नेटो के अंदर, कहीं ना कहीं दरार बन गई यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच में। कहीं ना कहीं यूरोप अब चाइना की तरफ देखने लगा। क्यों? क्योंकि चाइना इस पूरे माहौल में एक स्टेबल किरदार के तौर पर दिख रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिमाग और सूझबूझ का इस्तेमाल किया, जबकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों। फिर भी वेस्ट आज की तारीख में उसकी तरफ देख रहा है। अमेरिका का जो स्टॉक है, उसका जो किरदार है, वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। और चीन किसके करीब है? चीन किसका समर्थन कर रहा है? ईरान का। इस वक्त ईरान के साथ कौन है? रशिया और चाइना, दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स। मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि ईरान ने दुनिया को यह साबित किया कि उसने अमेरिका और इस्राएल को घुटने पर ला दिया। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि उसने मन मुताबिक जितने भी बेसिस थे खाड़ी के अंदर अमेरिका के, उसे वो लगातार टारगेट करता गया और अमेरिका के हाथ पांव काट दिए। मुद्दा यह भी नहीं है कि खाड़ी देशों में अब अमेरिका को लेकर उतना ट्रस्ट, उतना विश्वास नहीं रहा। मुद्दा यह है कि आज ईरान के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। जी हां, और जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है वो अपने आप को इतिहास में एक बहुत मुकाम पर पाएगा। और जो इस वक्त इस्राएल का समर्थन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तब नेतन्याहू को एक हीरो के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। इस्राएल जैसे महान देश को भी एक जेनोसाइडल ताकत के तौर पर याद किया जाएगा। और मैं महान देश क्यों कह रहा हूं दोस्तों? उसके कारण है क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस्राएल बना कैसे था, वो वजूद में कैसे आया था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस्राएल की जो ताकत क्या है, उसका मोसाद, उसकी गुप्तचरी, वो दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी है। मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसके अंदर क्रूरता बढ़ती गई। उसकी आर्मी यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस बर्बरता की तमाम हदों को पार करता गया। और गाजा में जिस तरह से 75,000 लोग, जी हां, इस आंकड़े को देखिए, जिस तरह से 75,000 लोगों को मारा गया, उसने कहीं ना कहीं इस्राएल को हमेशा के लिए दुनिया में अलग थलग कर दिया। आज बेंजामिन नेतन्याहू कई देशों में कदम नहीं रख सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन तमाम देशों में कदम नहीं रख सकते। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी कह चुके हैं कि अगर वो न्यूयॉर्क में कदम रखेंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसके मतलब को आप समझते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है नेतन्याहू की सोच की वजह से। इस्राएल क्या हो सकता था, मगर वो क्या हो गया। नेतन्याहू हर गुजरते लम्हे के साथ अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए शर्मिंदगी यानी एम्बैरेसमेंट का सबब हो रहे हैं। और न सिर्फ नेतन्याहू, अमेरिका भी। जिस तरह से अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया, मासूम बच्चों को मारा, बेवजह हमला करते गया, उसने दुनिया भर में अमेरिकियों के मुकाम को लगातार कम किया है, अमेरिकी पासपोर्ट की अहमियत को कम कर दिया है। ट्रंप की वजह से कई हिस्सों में आज अमेरिकी होना शर्मिंदगी का सबब है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और आप भी जानते हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा किस तरह से बेवजह ईरान के साथ युद्ध शुरू किया गया। दोनों युद्ध जो थे, यानी 12 दिन वाला युद्ध और फिर 40 दिन का युद्ध, दोनों वक्त ईरान बातचीत कर रहा था, मगर आपने युद्ध कर दिया। मगर उसके बाद क्या हुआ? ईरान आपका लगातार जवाब देता गया। मिलिटरीली ईरान नहीं हारा। और उससे भी बड़ी बात, जहां अमेरिकी जनता और इस्राएली जनता नेतन्याहू के खिलाफ थी, ट्रंप के खिलाफ थी, ईरान में क्या हो रहा था? ईरान में उनकी जनता सड़कों पर थी। हर रात उनकी जनता सड़कों पर उतर रही है अपनी सरकार के लिए। इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि ईरान हर गुजरते लम्हे के साथ अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर कायम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में इट इज अनडाउटेडली द नंबर 1 कंट्री। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सुपर पावर इसलिए भी है क्योंकि उसके साथ चाइना है। सुपर पावर इसलिए भी है कि 40 दिन के बाद जब युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है, तो तुरंत रशिया उसे ड्रोन पार्ट्स देता है ताकि अगर फिर से युद्ध शुरू हो जाए तो उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान इसलिए भी सुपर पावर है कि 40 दिन के इस युद्ध की तैयारी वो आज से नहीं कर रहा था, वो बहुत पहले से कर रहा था। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि ईरान और इराक जानी दुश्मन थे। सद्दाम हुसैन ने 8 साल से लंबा युद्ध छेड़ दिया था। ईरान और इराक के बीच में यह युद्ध चला, नुकसान भी बेतहाशा हुआ। मगर जब सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया, तब ईरान को समझ आया कि उसकी जो मिलिट्री है वो सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, वो एक जगह पर नहीं रह सकती, हमें खुद को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और यहां पर शुरू हुई ईरान की मोज़ेक डॉक्ट्रीन, जिसका जिक्र मैं अपने प्रोग्राम में पहले कर चुका हूं। और अगर आप भूल चुके हैं तो मोज़ेक डॉक्ट्रीन का आसान लफ्जों में यह मतलब है कि आपने अपनी ताकत को पूरी तरह से फैला दिया।
आपके पास एक आर्मी नहीं है, आपके जितने भी प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस की अपनी एक आर्मी है, ताकि अगर एक हिस्सा गिरे तो बाकी हिस्से आपकी मदद करने आए। यह है मोज़ेक डॉक्ट्रिन। और यही वजह है कि 40 दिन तक ईरान जो है टिका रहा। वो गरीबी का सामना कर रहा है, वहां पर लोगों की जिंदगी बहुत आसान नहीं है। और यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरहूम आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ सड़कों पर आए थे, जिन्हें ऑफ कोर्स ईरान ने मारा भी, बड़ी तादाद में मारा, दर्जनों की तादाद में मारा। अब हजारों की तादाद में मारा ना मारा हो, वो एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, मगर मारा जरूर है। क्यों? क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही थी, लोग उसके खिलाफ सड़क पर थे, और सरकार की यह सोच होती है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट हो उससे दबा दिया जाए। मगर बावजूद इसके जब ईरान पर हमला हुआ तो जनता उसके साथ आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1, जब आपके साथ जनता हो। नंबर 2, जब आपकी पूरी मिलिट्री प्लानिंग हो, और प्लानिंग आज से नहीं 20 साल पहले से। नंबर 3, जब आपको रशिया और चाइना जैसे देशों का साथ मिल रहा हो, जब यूरोप में आपके प्रति हमदर्दी हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इन हालात में अगर ईरान टिका हुआ है तो वो एक सुपर पावर है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं थे तो वो ओबामा की किस बात को लेकर आलोचना करते थे, किस बात को लेकर क्रिटिसिज्म करते थे? इस बात को लेकर कि ओबामा ने ईरान को पैसे दिए। अब ये जो नई डील है जिस पर दस्तखत फ्राइडे को होंगे, ईरान का जितना भी फ्रोजन फंड्स है, जितना भी पैसा है, अमेरिका रिलीज करेगा। कई खबरों के मुताबिक पहली खेप में 12 अरब डॉलर्स रिलीज किए जाएंगे, और उसके बाद 12 अरब डॉलर्स और फिर जितनी भी फ्रोजन संपत्ति है वो धीरे 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 अमेरिका को रिलीज करना पड़ेगा, ट्रंप को रिलीज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा कि जब तक आप हमारा पैसा रिलीज नहीं करेंगे तब तक हम न्यूक्लियर पर बात नहीं करेंगे। यानी कि अमेरिका को ईरान की हर बात माननी पड़ी। ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि इस जंग में ईरान को जीत मिली है, और ईरान का रुतबा बढ़ा है, और वो अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर रहा है। आज मैं भारत की भी बात करना चाहूंगा दोस्तों, मगर भारत की बात करने से पहले यहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के बयान की तरफ। आसान लफ्जों में कहा जाए तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मगर इस मौके को पाकिस्तान ले उड़ा। पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद का स्पॉन्सर है, उसे फायदा हो रहा है। गौर फरमाइए दोस्तों, जयराम रमेश क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। हॉर्मुज स्ट्रेट के बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खुलने से भारत को निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद जो तमाम समस्याएं हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी। ये चिंताएं पश्चिम एशिया में मौजूद युद्ध से पहले की है, जो प्रधानमंत्री मोदी की इस्राइल यात्रा के सिर्फ 2 दिन बाद शुरू हुआ। रुपया 1 साल से अधिक समय से काफी दबाव में था, और डॉलर की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की दरें, जो जीडीपी वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, यानी डिसाइड करता है, कई सालों से सुस्त रही है। इसके अलावा कांग्रेस कई मोर्चों पर इस सरकार की नाकामी का जिक्र करता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवाने की बात करता है। गौर फरमाइए, नंबर 1, चाइना से आने वाले सामान की डंपिंग पर रोक लगाने में मोदी सरकार की नाकामी, जिसके कारण रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ है, और खासतौर से रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमईज की वृद्धि खतरे में पड़ी है। दूसरा, टैक्स अधिकारियों और जांच एजेंसीज को दी गई अनियंत्रित शक्तियों के कारण कुल मिलाकर निवेश माहौल का खराब होना। और यहां पर कांग्रेस जिक्र करती है पाकिस्तान का भी। गौर फरमाएं, पाकिस्तान जिसे नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिलाने के बाद भारत ने सक्सेसफुली अलग थलग यानी आइसोलेट कर दिया था, अब लगता है कि उसने नया क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव हासिल कर दिया है। पाकिस्तान के रणनीतिक ढांचे में चीन की गहरी पैठ के कारण यह हालात भारत की विदेश नीति के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी से यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा कि वे इस्राएल के प्रति अपनी अंधभक्ति और बिना शर्त समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन मानवीय पहलुओं और लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धताओं से अलग हमारा राष्ट्रीय हित उस संतुलन की मांग करता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिखाया। मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, फिर दोहराना चाहूंगा, भारत की एक बहुत खास स्थिति है। उसके इस्राएल से भी अच्छे संबंध हैं और ईरान से भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत पहल करता तो हो सकता है भारत के मंच पर इस्राएल भी बैठा होता, ईरान भी बैठा होता, और हो सकता है कि भारत अपनी तरफ से जो पीस डील बनाता वो कहीं ज्यादा किफायती होता, कहीं ज्यादा स्टेबल होता। मगर हमने मौका गवा दिया। हम लगातार यूएई और इस्राएल के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, लिहाजा ईरान ने हम पर पूरा भरोसा नहीं किया। हालांकि ईरान भारत से मोहब्बत करता है। याद कीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली भारत को हेल होल यानी नर्क का कुआं बताया था, तब ईरान हमारे बचाव में आया था। उसने ट्रंप से कहा था कि तुम जो भारत को हेल होल बता रहे हो, कभी भारत आओ, भारत में कुछ दिन बिताओ तो पता चल जाएगा। और उसके बाद जब अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों को हाल ही में मार दिया था, तब ईरान हमारे समर्थन में आया था। बावजूद इसके कि ईरान देख रहा है कि भारत इस्राएल के करीब हो रहा है, यानी कि इस वक्त अगर चीजें भारत के पक्ष में हैं तो इसलिए नहीं कि सरकार ने कुछ किया है, मगर इसलिए कि इस रिश्ते की नींव आज की नहीं है। इस रिश्ते की नींव सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोशिशों का नतीजा है, और हम उसी के फल खा रहे हैं। मगर द मदर ऑफ ऑल आयरनीज, विडंबना क्या है? गौर फरमाएं।
विडंबना और हैरानियों से भरी इस गर्मी में किसने सोचा था कि जिस अमेरिका ईरान शांति समझौते का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, उसकी घोषणा एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री करेंगे। दुनिया इतनी उलट पुलट हो चुकी है कि जो देश कभी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला माना जाता था, वही आज खुद को शांति स्थापित करने वाला देश के तौर पर पेश कर रहा है। और हम जो खुद को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते हैं या देखते हैं, किनारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं। हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर कम और पार्टियां तोड़ने और लोकतंत्र में बहुमत जुटाने की राजनीति पर ज्यादा टिका हुआ है। यह हकीकत नहीं है तो क्या है दोस्तों? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करो, वोट बटोरो, दैट्स इट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित किया जा रहा है, मगर भारत कहां है कोई नहीं जानता। हमारे एनआरआईज बाहर खड़े होकर मोदी 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 करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात, अगर भारत के अंदर काम करने का माहौल इतना बड़ा हो चुका है तो तुम वहां खड़े होकर मोदी मोदी क्यों करते हो? भारत आओ, यहां अपने धंधे लगाओ। मगर नहीं, तुम्हें विदेशों में रहकर वहां पर सुख चैन की जिंदगी बिताना है, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम करना है। और फिर हां, चूंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है, तो तुम इन विदेशों में जहां तुम रहते हो वहां मोदी मोदी करते हो। मैंने कहा ना दोस्तों, प्रोपेगेंडा के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए अब तक आपको जो तस्वीर पेश की जा रही थी वो सरासर गलत थी। उसमें भारत का कोई फायदा नहीं हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है। अगर भारत का कोई फायदा हो रहा होता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मुकाम बढ़ा होता, तो जिस दिन अमेरिका ने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन में एक ईरानी जहाज पर हमला किया था, वो जहाज जो भारत से लौट रहा था, भारत उस पर कड़ा जवाब देता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कड़ा संदेश देते। मगर बात वहां नहीं रुकी। उसके बाद अमेरिका ने हमारे ही 3 नागरिकों को मार दिया, हमारे ही 3 जहाजों पर हमला किया। यह संख्या और बढ़ सकती थी, हमारी किस्मत अच्छी थी। इतने कायर हैं भाजपा के नेता। इस अनुराग ठाकुर को देखिए, यह देश के अंदर जहर बोता है, इसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, मगर जब आदित्य शर्मा की मौत हुई अमेरिकी गोलाबारी में, अमेरिकी मिसाइल से, तब इसके मुंह से ट्रंप या अमेरिका की आलोचना का एक शब्द नहीं निकला। यह है विश्वगुरु, यह है विश्वगुरु, किसी कीमत पर नहीं है। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी सरकार होती जिसका एक वर्ल्ड व्यू होता, तब हम किस तरह से इस पूरे हालात को भारत के पक्ष में भुनाते। याद कीजिएगा दोस्तों, जब अमेरिका ने हमारी एक डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े को परेशान किया था, तब उस वक्त की सरकार ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था अमेरिका को। अमेरिकी दूतावास यानी अमेरिकन एम्बेसी के सामने पूरी सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। यह संदेश हमने खुलकर दिया था, मगर हमारे प्रधानमंत्री अब भी खामोश हैं 3 भारतीयों के मरने पर। सिर्फ एक डिप्लोमेट को परेशान किया गया था और क्या हालत कर दी थी हमने अमेरिका की। यह मत भूलिए 1971 में जब अमेरिका के जहाज भारत की तरफ बढ़ रहे थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति इंदिरा गांधी को धमका रहे थे, तब इंदिरा डरी नहीं थी। हमने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। मगर अब हर गुजरते लम्हे के साथ हम अपने आप को स्ट्रैटेजिकली कमजोर साबित कर रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी इज ऑल ओवर द प्लेस, पूरी तरह से बिखरी हुई है। हकीकत यह है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। सुनकर बुरा लगेगा आपको, मगर यह फैक्ट है और आप भी जानते हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।